गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम हमारा साइंस का 9 चैप्टर आगे रीड करते हैं। लास्ट वीक हमने चैप्टर शुरू कर लिया था। चैप्टर था संजीव और उनका परिवेश, जिनमें हमने कुछ जलीय और मरुस्थलीय जीव जंतु के बारे में पढ़ा था कि किस अनुकूलन क्या है, आवास किसे कहते हैं, जलीय स्थलीय आवास, जलीय आवास और जैव घटक हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे विभिन्न आवासों की यात्रा, लेकिन उससे पहले हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें ये लेसन रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ। इसमें हम कुछ मूंग के दाने लेते हैं। उन मूंग के दानों में से हम थोड़े मूंग जो है वो अलग रख लेंगे और बाकी बीज मूंग के जो बीज हैं उन्हें भीगने के लिए जल में छोड़ देंगे। अब उन भीगे हुए बीजों को 4 भागों में बांटेंगे। उनमें से कुछ हम पानी में डुबो कर रख देंगे और कुछ किसी बर्तन में डालकर हम ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर धूप नहीं आ रही, और उसका एक हिस्सा जो है वो हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, फ्रीजर में, और उसका एक हिस्सा जो है हम पानी में रखेंगे, कम पानी में रखेंगे, और डेली जो है उसका पानी चेंज करेंगे। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आता है। तो वो मूंग जो हमने जिसका पानी चेंज किया था और जिसका पानी कम मात्रा में था, वो प्रतिदिन जिसका हम पानी चेंज कर रहे थे उसमें काफ़ी मात्रा में अंकुरण हुआ है, और अन्य जो मूंग के बीज हैं उनमें अंकुरण कम हुआ है। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं बेटा कि किस प्रकार जो है अजैव घटक यानी हवा, पानी, प्रकाश और ऊष्मा जो है वो किस प्रकार पौधों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं, या संजीव जो है उनके लिए या उनके जीवन के लिए हवा, पानी, प्रकाश, ऊष्मा, इस तरह के अजैव घटक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए विभिन्न आवासों की यात्रा। विभिन्न आवासों की यात्रा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मरुस्थल। मरुस्थल में हम ऊंट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो अपने बारे में अपना अनुकूलन बनाए रखता है। आज इसके बाद इसमें चूहा, इस दिए गए चित्र में चूहे और सांप को दिखाया गया है। चूहा और सांप ऊंट की तरह उनके पैर लंबे नहीं होते ताकि जिससे वो गर्म मिट्टी से बच सके, रेगिस्तान की। तो इसके लिए ये लोग ऊंट और सांप और चूहा जो है वो गहरे भूमि में नीचे गहरे बिल में रहते हैं, ताकि वो बाहर जो गर्म रेत है उससे बच सकें। और जब रात को तापमान कम हो जाता है तब ये जंतु अपने बिलों से बाहर आते हैं। इसके अलावा ये कुछ मरुस्थलीय पौधों का चित्र है। हम मरुस्थलीय पौधों में, इन पौधों में आपको क्या विशेषता दिखाई दे रही है? इन पौधों की विशेषता ये है बेटा कि इनमें पत्तियां नहीं हैं और कांटे भी हैं। इसके अलावा इनकी कुछ और विशेषताएं हैं जो इन्हें मरुस्थल में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है। इसमें हम इसके लिए एक प्रयोग करेंगे। एक हम गमला लेंगे, एक जिसमें कैक्टस का पौधा है, और एक हम पत्तियों वाला पौधा लेंगे। दोनों पौधों को हम धूप में रखेंगे और उनको ऊपर से जो है वो प्लास्टिक बैग से ढककर बांध देंगे और धूप में रखेंगे। कुछ घंटों बाद जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पत्तियों वाला पौधा है उसमें वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हुआ है, और जो पौधा मरुस्थलीय पौधा है यानी कैक्टस है उसमें वाष्पोत्सर्जन कम हुआ है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो मरुस्थलीय पौधों में बहुत कम होती है। बहुत कम मात्रा में वो पानी जो है वाष्पोत्सर्जन करते हैं पानी का, जिससे कि वो मरुस्थलीय भाग में भी लंबे समय तक कम पानी से जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों में पत्तियां भी नहीं होती है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर साधारणतः तने में होता है। एक
इनका तना जो है वो एक मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को अपने अंदर जल सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। इसलिए मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषित करने के लिए भूमि में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती हैं। क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में मरुस्थल में पानी कम होता है, अधिक गहराई पर होता है, तो उनकी जड़ें भी अधिक गहरी होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।